नमस्कार, अभिनंदन। आज की क्लास में सेकेंडरी फिजिक्स प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण एक बहुत अच्छे टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्रिज्म क्या है? कोई भी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से झुका हुआ हो। अब देखो, दो समतल पृष्ठ ये झुका दिए, बना दिए, इनके बीच कोई कोण है और वो किसी पारदर्शी माध्यम का बना हुआ है, सॉलिड बना हुआ है, तो उसे प्रिज्म कहते हैं। जैसे ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म की बात मैं करूं तो इसमें क्या है कि ये तीन पृष्ठ होंगे, 1 2 3, जितने भी पृष्ठ हैं, नीचे वाला पृष्ठ है, ये इधर साइड वाला, इधर वाला, तो ये सब पृष्ठ से अपवर्तन हो सकता है। इन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो इन दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो एक कोर होगी पीछे वाली, क्योंकि 3D पिक्चर अगर आप देखेंगे प्रिज्म की तो उसे कहेंगे हम अपवर्तक कोर। अपवर्तक कोर से आगे चलेंगे तो दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बन रहा है, ये इस कोण ए को, इसे कहा जाता है प्रिज्म का कोण। और अपवर्तक कोण के सामने वाली जो पृष्ठ भुजा ये पूरी है, इसे कहेंगे प्रिज्म का आधार। क्लियर? तो इस प्रकार एक प्रिज्म की बात मैंने की। अब मैं बात करता हूँ कि प्रिज्म से किस प्रकार विचलन होता है, किस प्रकार अपवर्तन होता है। तो मैंने एक प्रिज्म ले लिया, नामकरण तो जरूरी है, पर प्रिज्म को बोलेंगे क्या? तो ABC एक प्रिज्म है। आप भी सेम इसी प्रकार अपने किरण आरेख को बना सकते हैं मेरे साथ साथ। तो ABC एक प्रिज्म। इस प्रिज्म पर मैंने क्या किया, एक प्रकाश किरण थी, उस प्रकाश किरण को आपतित किया। इस प्रकाश किरण को मैं कहूँगा PQ। क्या कहूँगा? एक को मैंने P कह दिया, एक को मैंने Q कह दिया, PQ, है ना। और ये उस पर अभिलंब मैंने खींच दिया। इस पृष्ठ के इस बिंदु पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन हुआ, यह प्रकाश किरण इस प्रकार आई और इस प्रकार इधर को चली गई। ये कहेंगे आपतित किरण और ये हो गई अपवर्तित किरण, है ना। अगर मैं नाम दूं इनके तो ये किरण P, ये P Q, है ना, और इसका और ये किरण मान लिया R। और अब क्या होने वाला है आगे? ये किरण आपतित किरण थी, अपवर्तित हुई और यहाँ निर्गत हो जाएगी। ठीक, आप उस पार पर ना जाएं। अभी देखिएगा, ये आपतन कोण हुआ। आपको पीछे से याद होगा, इस 2-3 दिन की क्लास से मैंने बोला था अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ये क्या हुआ? आपतन कोण I1 हुआ। ठीक, जितना आपतन कोण I1 होगा उसके सामने भी उतना ही कोण होगा, है ना। कोई जरूरी? चलो, ये अपवर्तन कोण हुआ R1, उतना नहीं होगा। ये अपवर्तन कोण R1, तो ये कोण जो हुआ I1 माइनस R1 हुआ। ये अब मैंने क्या किया, ये आगे जाके ये इस बिंदु पर भी अभिलंब खींचा। क्या खींचा? अभिलंब। और अभिलंब जब खींचता हूँ तो क्या हुआ, ये जो प्रकाश किरण थी यहाँ से निर्गत हो जाएगी। ये निर्गत किरण है। अब आप देख लीजिएगा इस बात को ध्यान से। क्या हुआ कि ये आपतित किरण PQ, ये आपतित किरण PQ, अपवर्तित किरण QR और RS है निर्गत किरण। ये दोनों अभिलंब। जिस प्रकार उधर के कोण आए I1, ये भी आपतन कोण होगा दूसरे पृष्ठ के लिए, और ये भी कोण अंदर के भी उसी प्रकार आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, तो आप इन कोणों को बनाएंगे पूरा करके। इस किरण को मैंने पीछे बढ़ाया, ये दोनों समांतर किरणें, ये I2 R2 और ये बचा हुआ कोण I2 माइनस R2। अब आप इसमें एक बात देखेंगे, अगर ये प्रिज्म बीच में ना आता तो ये आपतित किरण ऐसे थी, ऐसे ही तो वायुमंडल जाती, चली जाती सीधी। किंतु इस प्रिज्म के आने से क्या हुआ? इस प्रिज्म के आने से ये हुआ कि ये जो प्रकाश किरण थी, ये जो प्रकाश किरण थी जो ऐसे जा रही थी, ये ऐसे नहीं गई, बल्कि यहाँ आकर प्रिज्म ने इधर ऐसे किया तो ये चली गई। तो ये इतने डिग्री का विचलन हुआ। इसे कहते हैं प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। और विचलन को डेल्टा से व्यक्त करते हैं। किस चीज़ से व्यक्त करते हैं? डेल्टा से व्यक्त करते हैं। इस बिंदु को मैंने R कह दिया और ये विचलन कोण डेल्टा आया। ये प्रिज्म द्वारा पूरा किस प्रकार विचलन हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आपतन कोण, पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण, दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये पूरा आया। जब आप चित्र बनाएंगे तो ये तीनों बिंदु A, R और M ये एक सीध में होने चाहिए और ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर ही आएंगी। आप जब इनका प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे। ठीक, ये मैंने पूरा का पूरा ग्राफ आपको द्वारा दिखा दिया। यहाँ पर ये I R डेल्टा विचलन कोण, है ना, और ये सब कुछ आपके लिए लिख भी दिया कौन कौन किसे क्या बोला जाता है।
अब आप यहाँ एक बात देखिएगा, इस चित्र की अगर मैं बात करूं, यदि मैं प्रिज्म पर जो आपतन कोण है उसका मान धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊं तो विचलन कोण भी परिवर्तित होता है। विचलन कोण परिवर्तित होता है और इसके लिए एक ग्राफ मैंने बनाया है कि आपतित किरण के लिए आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाता है, ये आपतन कोण है और ये विचलन कोण है। तो आपतन कोण का मान जब मैं बढ़ाता हूँ, आपतन कोण का मान जब मैं बढ़ाता हूँ धीरे धीरे, तो विचलन धीरे धीरे कम होता है और एक विशेष कोण पर जाकर विचलन न्यूनतम हो जाता है, कम से कम। उसे कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, और उसके आने के बाद फिर बढ़ने लगता है ना। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, वही है जब डेंगू चल रहा है, जब डेंगू चलता है, जब बुखार चलता रहता है तो प्लेट गिरती रहती हैं और एक मिनिमम प्लेट पर आकर जहाँ 12-15 हज़ार आई उसके बाद ही प्लेट्स बढ़ाते हैं। कुछ डॉक्टर भी बढ़ाते हैं, आरोप लगाना तो ठीक नहीं, पर होता यही है। ठीक, अब आप इसे देखेंगे ध्यान से तो ये आपतन कोण और विचलन कोण के मान के बीच की बात है। और अल्पतम विचलन कब होता है? अल्पतम विचलन केवल तब होता है जब दोनों पृष्ठ के लिए आपतन कोण बराबर होते हैं। जब I1 और I2 की वैल्यू बराबर होती हैं तभी अल्पतम विचलन आता है। आपतन कोण का मान बढ़ाते रहने पर विचलन कोण का मान बढ़ता है और एक दिया गया प्रिज्म केवल एक आपतन के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। ठीक, एक आपने स्नेल का नियम की अगर मैं बात करूंगा तो स्नेल के नियम से n बराबर साइन I बटे साइन R, साइन I1 बटे साइन R1 बराबर साइन I2 बटे साइन R2। अल्पतम विचलन की स्थिति मैंने अभी आपको बताई। तो अल्पतम विचलन की स्थिति केवल कब आती है? जब दोनों तरफ के आपतन कोण बराबर हों, अपवर्तन कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। इस फॉर्मूले से प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर किरण विचलन कोण I1 माइनस R1 व I2 माइनस R2 बराबर होते हैं। आधार कोण बराबर होने पर प्रिज्म के भीतर प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ये भी आपको इसमें समझना होगा। अब इस चित्र की मैं दोबारा से बात करता हूँ। ये वही चित्र है जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था, उसी को मैंने कॉपी किया है। अब आप देखें त्रिभुज QMT की अगर मैं बात करूँ, ये Q, ये M, ये T। ठीक, इनकी मैं बात करता हूँ। ये कोण A है तो ये कोण कितना होगा? 180 माइनस A होगा। ज्योमेट्री से आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। इस त्रिभुज का एक कोण R1 है, एक कोण R2 है और तीसरा कोण 180 माइनस A है। तो मैं कह सकता हूँ R1 प्लस R2 180 माइनस A बराबर 180। 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, A सेकंड साइड चला गया, R प्लस R, R1 की जगह भी R लगाया, R2 की जगह भी R लगाया, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में दोनों बराबर होते हैं और R की वैल्यू आ गई A/2। चलिए जी, अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज RQT की। RQT, इस त्रिभुज में बाहर का जो कोण है वो डेल्टा है, वही इस कोण से इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा का मान I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 के बराबर होगा। इसी चीज को मैं आगे लेके चलता हूँ। अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा को डेल्टा M कहेंगे, I1 को I, R1 को R, I2 को I, R2 को R कहेंगे। 2I माइनस R, 2I माइनस A, क्योंकि A बराबर R बटे 2 था, याद होगा आपको। A बराबर क्या था? अभी पीछे आया था ना, तो ये A बराबर 2R था और A की जगह मैंने 2R लगाया यहाँ पर और 2R की जगह A लगाया। 2I बराबर A प्लस डेल्टा M, I बराबर A प्लस डेल्टा M बटे 2। ये स्नेल के नियम का मैं यूज करूँगा। यानी आपतन कोण का मान आ जाता है I बराबर A प्लस डेल्टा M बटे 2। स्नेल का नियम क्या था? N बराबर साइन I बटे साइन R। तो N बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2। R की वैल्यू पुट की, क्योंकि 2R की वैल्यू A मैंने पीछे कैलकुलेट की थी, तो R की वैल्यू A/2 आया और ये प्रिज्म के लिए अपवर्तन के लिए फॉर्मूला आ गया, पतले प्रिज्म के लिए। ठीक, पतले प्रिज्म के लिए साइन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी डिस्कशन हुआ है साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो दोनों तरफ के साइन छोड़ दिए, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये वैल्यू आया और ये पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला आया डेल्टा M बराबर n-1 इंटू A। डेल्टा M बराबर n-1 इंटू A, ये पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला मेरा बनकर तैयार हो गया है। अब आज प्रिज्म की ही बात करूंगा और कोई बात आज नहीं करने वाला हूं। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? A को।
न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, न्यूनतम विचलन डेल्टा एम। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता था n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। वैल्यूज पुट की और मैंने कुछ नहीं किया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये आया, आंसर आया। ठीक, एक आज एक टॉपिक वर्ण विक्षेपण और है मेरा, और वर्ण विक्षेपण ये कहता है कि दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जब किसी प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो वो श्वेत प्रकाश तो सीधा निकल जाता अगर प्रिज्म ना होता तो, किंतु वो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों की किरणों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। ये जो श्वेत प्रकाश का जो प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश गुजरते हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये कुछ भी क्रम में आ जाते हैं ना। सबसे नीचे बैंगनी प्रकाश, सबसे ऊपर लाल प्रकाश, ये क्रम होता है विबजियोर। यानी जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों की किरणों में बढ़ जाता है, और वो क्रम ये होता है विबजियोर, VIBGYOR। ठीक, इनमें सबसे विचलन देखेंगे आप, ये विचलन ही तो है, तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विचलन किस किरण में हुआ। ठीक, प्रिज्म से एक अपवर्तक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश को जब आपतित किया जाता है तो दूसरी ओर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है और इस पट्टी को वर्णक्रम भी कहा जाता है। ठीक, आपने इस बात को ध्यान दिया है यहाँ पर कि जैसे ही ये प्रिज्म है तो सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी प्रकाश की किरण में होता है और सबसे कम विचलन लाल प्रकाश की किरण में होता है, और औसत हम पीले रंग के लिए ले लेते हैं। विचलन को डेल्टा से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ मैं लाल रंग के लिए डेल्टा आर कहूँगा, लाल रंग के लिए विचलन, बैंगनी के लिए विचलन, पीले के लिए विचलन। तो यानी यहाँ क्या हुआ, डेल्टा वी का मान बड़ा होगा डेल्टा आर से। चलिएगा, ये एक श्वेत प्रकाश है जो जा रहा था अच्छा खासा अपने रास्ते में। उसके रास्ते में अचानक ही एक प्रिज्म ने दर्शन दे दिए, तो सूर्य का प्रकाश तो श्वेत प्रकाश तो यहाँ रुक जाएगा, उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, और वो सूर्य का प्रकाश यहाँ रुकते के साथ 7 रंगों की किरणों में विभक्त जाता है और ये निर्गत किरणें बाहर निकल आती हैं। ये घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी प्रकाश में हुआ और सबसे कम विचलन जो हुआ वो लाल प्रकाश में हुआ। यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, इसे थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। जब विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी प्रकाश में है तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है अपवर्तनांक भी बैंगनी प्रकाश के लिए ही प्रिज्म के पदार्थ का सबसे ज़्यादा होगा। याद रखना, बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन लाल प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश के लिए ही लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक या एक मिनट, बैंगनी प्रकाश के लिए ही विचलन ज़्यादा है लाल प्रकाश से, और बैंगनी प्रकाश के लिए ही अपवर्तनांक लाल प्रकाश से ज़्यादा होगा। ठीक, फोकस दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ सीधा सा मतलब क्या है कि फोकस दूरी नीचे है और अपवर्तनांक ऊपर है। इसके ऊपर आपका एक नंबर अगर ना आए ना तो जो कहेंगे वो हम हारेंगे बोर्ड एग्जाम में या किसी कंपटीशन में। इस स्लाइड से सब कुछ आ जाता है। विचलन सबसे ज़्यादा किस रंग के लिए, बैंगनी के लिए ज़्यादा। किसके लिए सबसे कम, लाल के लिए सबसे कम। अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे ज़्यादा, बैंगनी के लिए ज़्यादा, क्योंकि दोनों एक है। और फोकस दूरी उल्टी होती है। फोकस दूरी किसकी, जिसके लिए अपवर्तनांक कम, और अपवर्तनांक कम किसके लिए, लाल के लिए। तो लाल के लिए फोकस दूरी हमेशा लाल की ज़्यादा होगी और बैंगनी की कम होगी। समझ रहे ना, पूरी बात यहाँ पर एक ही स्लाइड में आपके सामने यहाँ आ गई है। ये विबजियोर, तो ये डिस्पर्सन कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। अब आप देखिए, मैं पूरी डेफिनेशन जो मैंने आपको बोला वो मैंने आपको इसमें लिख दिया है। क्लियर, आप आराम से इसे लिख सकते हैं। अब आप देखें, जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है।
लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम और बैंगनी प्रकाश किरण के लिए विचलन सबसे ज़्यादा होता है। डेल्टा आर, डेल्टा वाई, डेल्टा वी जो मैंने आपको बताया था वो आपके सामने है। आगे यहाँ से चलते हैं आप। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या हुआ? वही कारण है सेम जो अपवर्तन का कारण था। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है कि प्रकाश किरण अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है, प्रकाश किरण की चाल भी घटती जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब गति परिवर्तन के कारण ही एक कोण पर झुक जाती है। अब आप देखें, किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, जो मैंने अभी बताया ना। जिसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा, माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। जिस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है उस रंग के लिए प्रकाश के लिए विचलन भी अधिक होता है। बिल्कुल स्पष्ट बात है। विचलन ज़्यादा किस रंग के लिए आया? बैंगनी प्रकाश के लिए। उसको याद करने का एक तरीका और बताता हूँ। जितनी भी आपके पीछे बैकलाइट हैं, साइकिल के पीछे डिब्बी लाल रंग की बैकलाइट, लाल कलर की, क्यों? क्योंकि लाल रंग के लिए विचलन कम होता है। अगर हम बैंगनी रंग का कलर की लाइट पीछे लगा देंगे ना तो पता चला इतनी सी लाइट इतनी बड़ी चमकेगी, विचलित होकर विक्षेपण हो जाएगा। तो लाल प्रकाश का हम प्रयोग करते हैं। लाल प्रकाश दूर से चमकता है क्योंकि उसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, तो उसके भी याद करने का तरीका है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है लाल प्रकाश के लिए, पर विचलन कम है। और विचलन जिसके लिए कम उसके लिए अपवर्तनांक कम। और देखो V बराबर C/N, जिसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा चाल कम, अपवर्तनांक कम चाल ज़्यादा। यानी इन 3-4 फॉर्मूलों को लगाकर आप अपने दिमाग पर बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं। लाल प्रकाश के लिए प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, इसी कारण लाल प्रकाश के लिए विचलन भी कम होता है। बैंगनी प्रकाश के लिए प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसी कारण बैंगनी प्रकाश के लिए भी विचलन अधिक होता है। घुमा फिराकर बार बार मैं एक जैसी बात कह रहा हूँ। चलो अब यह आता है, आपने देखा लाल प्रकाश के लिए विचलन कम, बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन ज़्यादा। बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन को डेल्टा V कहा, लाल प्रकाश के लिए विचलन को डेल्टा R कहा। इनका अंतर, इनके अंतर में ही तो सारे कर्नल आ गए, और तो उसे कहते हैं कोणीय विक्षेपण। माना बैंगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा V और लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा R है, तब बैंगनी और लाल रंग के कोणीय विचलन के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं और थीटा बराबर होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। अब देखो, आप प्रिज्म था, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश गिरा, 7 रंगों में बटा। लाल प्रकाश में विचलन कम हुआ, बैंगनी प्रकाश में विचलन ज़्यादा हुआ, और पीले प्रकाश के लिए औसत विचलन हम मान लेते हैं। ठीक, लाल प्रकाश के लिए विचलन कौन? डेल्टा R। बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन कौन? डेल्टा Y। इन दोनों का अंतर, इन दोनों के बीच कोणीय विक्षेपण, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के बीच कोणीय विक्षेपण, और उसे पीले रंग के विक्षेपण से भाग कर दो तो ये बन जाती है वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या आई? वर्ण विक्षेपण क्षमता। परिभाषा, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम के बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल व बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले प्रकाश किरण के लिए उत्पन्न विचलन डेल्टा Y के अनुपात को कहते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा Y, ओमेगा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा Y। अब डेल्टा का मान क्या होता है? डेल्टा का मान होता है n-1 इंटू ए, डेल्टा V NV माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा R NR माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा Y NY माइनस 1 इंटू ए। तीनों की वैल्यू यहाँ पुट की, ए कॉमन लेके काट दिया, आंसर आ गया ओमेगा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R बटे NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। ओमेगा का मान केवल प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, प्रिज्म के कोण पर नहीं। प्रिज्म का कोण तो दिखाई भी नहीं दिया, कट गया था बेचारा, ये तो कट गया था, तो प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। ओमेगा का मान जितना अधिक होगा उस पदार्थ के बने प्रिज्म का स्पेक्ट्रम उतना ही अधिक फैला हुआ मिलेगा। क्षमता का तो मतलब यही है, ध्वनि की क्षमता ज़्यादा है तभी तो गेंद को फैला देता है। तो ओमेगा का मान जितना ज़्यादा होगा प्रिज्म का स्पेक्ट्रम उतना ही अधिक फैला हुआ मिलेगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच से हमेशा अधिक होती है। एक क्वेश्चन पॉपुलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक ही कांच के 3 प्रिज्म हैं जिनके आधारों की मोटाइयाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आधार की मोटाई। वर्ण विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात कितना होगा? भाई 1:1:1 होगा, उतना ही होगा। वो आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, वो तो केवल पदार्थ पर निर्भर करता है।
वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म का पदार्थिक गुण है, यह आधार की मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, अतः तीनों प्रिज्मों की वर्ण विक्षेपण क्षमताएं समान होंगी, 1:1:1:1 होगा। एक विवाद था, चलो ये बात तो सब जानते हैं कि प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला, वो श्वेत प्रकाश कई रंगों में बट गया। अब दो बातें होती हैं जी, दो बात ये हुई, एक विवाद था कि प्रिज्म में वो ताकत होती है, इसका मतलब वो प्रिज्म में ताकत है कि प्रिज्म ने एक प्रकाश को 7 जगह बांट दिया, वो ताकत प्रिज्म की है क्या, वो गुण प्रिज्म में है, ऐसा माना जाता था। न्यूटन ने उन पर विराम लगा दिया। न्यूटन ने कहा प्रिज्म की कोई ताकत नहीं है, वो ताकत प्रकाश में है, वो ताकत श्वेत प्रकाश में है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ना कि प्रिज्म की वो ताकत है जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट दे। कैसे कोई मानता थोड़ी है बिना सिद्ध हुए। तो उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने यह किया कि 2 प्रिज्म लिए, एक तो सीधा रखा और एक को उल्टा रखा, और पहले वाले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला। तो जैसे ही श्वेत प्रकाश डाला, श्वेत प्रकाश पहले प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में बट गया, और वो 7 रंग की किरणें दूसरे प्रिज्म पर गिरी। वो प्रिज्म की प्रवृत्ति दूसरी उल्टी थी, और उस प्रिज्म ने बाद में उन 7 रंगों को फिर से श्वेत प्रकाश में बदल दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब प्रिज्म की ताकत नहीं है, वो ताकत श्वेत प्रकाश में थी, और इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध कीजिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो आप ये प्रैक्टिकल कहेंगे कि हम 2 प्रिज्म लेते हैं, ए और बी, एक प्रिज्म को सीधा दूसरे को उल्टा रखते हैं और पहले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरे प्रिज्म से जो बाहर निकला वो भी श्वेत प्रकाश था, 7 रंगों में टूटा, फिर मिला, फिर 7 रंग बन गए, सिर्फ एक प्रकाश बना दिया। इस प्रकार न्यूटन ने एक बहुत बड़े विवाद को खत्म किया था। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, न्यूटन ने बताया था कि वर्णक्रम के 7 रंगीन प्रकाश पुनः मिलकर वापस श्वेत प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। यदि हम किसी प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश आपतित करें तथा पर्दे के स्थान पर एक दूसरा प्रिज्म उल्टा करके पहले प्रिज्म के समानांतर रख दें, तब दूसरे प्रिज्म से जो प्रकाश बाहर निकलता है वो प्रकाश पुनः श्वेत होता है। और यह सब किसने बताया था? न्यूटन बाबा ने बताया था। थैंक यू सो मच।